नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपका करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 यानी ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है। और यहाँ से हम पहले आपको 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज वीडियो नंबर 5 आपका स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे 30 अंश का यानी 30 अंश का। उसके बाद हम 45 अंश का सीखेंगे अगली वीडियो में। फिर उससे भी अगली वीडियो में हम 60 अंश का सीखेंगे। उसके बाद आपका 90 अंश का। तो इनका जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं निकाल के कि इस तरीके से आपका जो मान दिया जाता है, सारणी बनाई जाती है, उसमें जो एग्जैक्ट मान आता है वो आप किस तरीके से निकाल पाओगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन में दे पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना, यानी टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 30 अंश, 45 अंश एंड 60 अंश। यहाँ पे देख सकते हो, पहला हम सीखेंगे किसके बारे में, 30 अंश के ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 यानी 30 अंश का यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखिए, जब आप हाई स्कूल आपने की तब आपने मैथ पढ़ा। मैथ में आपने एक चीज पढ़ी थी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट यानी कि आपका निर्देशांक ज्यामिति होता हुआ करता था, जिसमें आपका इधर एक्स अक्ष था और इधर आपका एक्स डैश अक्ष था। ज्यादा इससे मतलब नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद आपका वाई अक्ष ये होता था और वाई डैश अक्ष ये होता था। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो इसी का अभी थोड़ा यहाँ पे यूज हम लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ये, आप ये फिगर देख लीजिए, ये जो फिगर नीचे की साइड पे बना हुआ है, इसको मैं पहले थोड़ा आपको समझाऊं। तो आप क्या करें, यहाँ पे एक इसी तरीके से डायग्राम बना लें। तो ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 30 अंश की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसने पहले लिखा हुआ है कि कोण POX की बात करिए। तो यहाँ पे अगर इसके जो फिगर में देखेंगे तो POX क्या, देखिए P ये रहा, O ये रहा और इसका X ये रहा। इसकी बात कर रहा है, यानी ये कितने अंश पर बनाया गया है, तो ये 30 अंश बनाया गया इस तरीके से। ये कितना 30 अंश लेकर बनाया गया है, कितना 30 अंश, ठीक है। तो 30 अंश लेकर के हम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। 30 अंश लेके बना दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो गया 30, ठीक है ना, 30 अंश, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है QOX। तो यहाँ पर पहले नंबर डाल दिए, इसका ये P है और ये आपका क्या है, ये O है और यहाँ पर ये आपका X है, ठीक है, X है। अब QOX बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप डाल दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो QOX है यानी Q है, ये आपका Q है, क्या है, ये आपका Q है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अंश के कोण बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं 30 अंश के कोण। कितने के, 30 अंश के दोनों कोण आपके बना रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब 30 अंश के कोण बना रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है इसने कि PM लंब है, किस पर लंब है, तो OX पर लंब है। तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, जब इस तरीके से साइन लगा हुआ आपको मैथ में मिले, इस तरीके से आपको साइन लगा हुआ मैथ में मिले इस तरीके से, तो ये होता आपका परपेंडिकुलर यानी लंब डाला गया है। तो ये लंब डाला गया है। तो आप देख सकते हो कहां पे लंब डाला गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, ये इस पॉइंट को हमने मान लिया है M। तो M जो पॉइंट है यहाँ पर P और M, ठीक है, PM लंब किस पे पड़ा है, तो इधर जो नीचे लेटी हुई लाइन है, देखिए ये जो लाइन है ना, देखो मैं आपको समझाता चलूं। देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन कौन सी है, तो यही लाइन है आपकी OX। तो देखिए यहाँ पे OX लिखा हुआ है, यानी OX लाइन पर पड़ा है, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है वो OX है और यहाँ पर जो लंब पड़ा है वो P और M पड़ा हुआ है इस तरीके से। लंब का मतलब हो गया 90 अंश का एंगल बना के जाए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई बात, इस तरीके से आपका यहाँ पे लंब पड़ा हुआ है। तो लंब की मैंने बात कर दी। यहाँ पे आगे देखो समझाता चलूंगा आपको। तो मैं इससे पहले मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 30 अंश का भी है, ये भी 30 का है और यहाँ पे ये पॉइंट हमने M माना हुआ है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट कौन सा है, Q है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक M खींचा है, ये यहाँ तक बात कर दी हमने। अब PM को आगे बढ़ाया जिससे कि वो OQ से Q पर प्राप्त हुआ, यानी जो PM ये PM आ रही है इसको हमने और बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हमको ये Q पर मिली जा करके, यानी OQ है उसको हम यहाँ पे ये टच कर गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने बढ़ा लिया। अब कोण आपका जो आप देख रहे हो कोण OPQ,
समबाहु त्रिभुज है। OPQ इसने कहा समबाहु त्रिभुज है, यानी O की बात करी गई है और P की बात करी गई है और आपका Q की बात करी गई है, यानी ये बताए गए हैं कि ये सब समबाहु त्रिभुज हैं। अब समबाहु त्रिभुज किस तरीके से हैं तो वो भी देखो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये बात कैसे कही गई है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। देखिए तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर ये 30 अंश का एंगल है, ये 30 अंश का एंगल है, और अगर इनका देखा जाए तो ये लंब है यानी कि ये 90 अंश का एंगल होगा, ये भी लंब है, ठीक है, ये भी यहाँ पे लंब है ये वाला, तो ये वाला लंब है तो ये भी आपका 90 अंश का एंगल होगा। अगर एक त्रिभुज की बात कर ली जाए, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें एग्जाम्पल फॉर, जैसे देखिए जहाँ जैसे कि हम इसमें बात कर लें कि ये वाला, ये और ये पूरा त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज की अगर बात कर लें हम, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर लें, देखो ये पूरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की हम बात कर लें तो इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। देखो इस तरीके से त्रिभुज को बाहर निकाल लिया, ये अंश कितना है, ये आपका 30 अंश का है, ठीक है, ये आप 90 अंश का एंगल बता रहे हो कि ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, तो आप देख सकते हो 30 और 90 कितना हुआ, 120 हुआ, और तीनों कोणों का योग एक त्रिभुज के 180 अंश होता है, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, तो 180 अंश होता है यानी 120 तो हो गया। अब 120 180 अंश में से हटा लोगे तो आपको कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 60, कितना बचेगा, 60 बचेगा, यानी कि जो ये एंगल बच रहा है वो भी आपका कितना बच रहा है, 60 अंश का बच रहा है, ठीक है। अब यही नियम आप नियम नीचे देख सकते हो, ये भी 90 का है, इधर देख सकते हो ये 90 का है, जैसे मैं आपको एक बार यहां से देखिए, तो ये भी आपका कितना का 90 का है, और ये आपका 30 अंश का है, तो ये भी तो 60 अंश का बचेगा भाई, ये भी तो 60 अंश का बचेगा। अब जब ये दोनों 60 अंश के बचेंगे तब आप देख सकते हो कि ये पूरा एंगल 30 का कितना हो गया, 60 अंश का हो गया, ये भी 60 अंश का एंगल है, ये वाला जो क्यू आपको दिख रहा है ये भी 60 अंश का एंगल है, तो हम कह सकते हैं ना कि OP और यहाँ पे Q ये कैसे हैं, ये समबाहु त्रिभुज हैं। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें हर एक भुजा उसकी समान होती है और एंगल भी समान होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 60 आ रहा है, यहाँ पे भी 60 आ रहा है और यहाँ पर भी 60 आ रहा है, तो तीनों में ये जो एंगल है वो आपका कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हो ना कि ये जो आपको दिख रहा है 60 और 60, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का को बना रहा है, यानी हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, एंगल समान होते हैं, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल 60 अंश का होता है, ये आप सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये पूरी आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो आपको समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझाना था, समझ गए होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अब इसी से समझा दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए, इस फिगर को पूरा मैंने अभी आपको समझाया किस तरीके से बना हुआ है, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि PM बराबर, यानी PM जो है वो बराबर में है 1/2 PQ के। अब PQ के क्यों है, अब देखो समझा दूं, देखो PM की पहले बात करते हैं, तो PM कहाँ, ये रहा भाई PM, ठीक है। अब ये PM वाली भुजा है, और PM वाली भुजा कब मिलेगी हमको, अगर हम आधा कर दें PQ का, तो PQ आप देख सकते हो ये PQ पूरी भुजा है, यानी यहाँ से देखिए, इसे मैं थोड़ा और कलर से ले रहा हूँ, देखिए यही PQ पूरा अगर हमने बात करा, तो यहाँ पे जो ये PM है और ये आपका यहाँ पे QM दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इस पॉइंट पर ये काट गई हैं, तो यानी कि अगर हम पूरी PQ को आधा कर दें, PQ को पूरा आधा कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगी, PM मिल जाएगी। और हमें कैसे PM मिल सकती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 कर दो किसका, 1/2 कर दो आप OP का, तो OP कहाँ है, तो O रहा ये और P रहा ये आपका यहाँ पे, तो OP भी तो पूरी भुजा है। देखो जैसे मैं OP का बात यहाँ पे इस चीज की समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OP देखिए, ये जो OP भुजा दिख रही है, तो ये भी तो इसकी तो भाई दोगुनी होगी, क्योंकि ये सभी भुजा कैसी है, समान है, तो इसकी तो दोगुनी होगी, अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, क्यों, क्योंकि देखो इसकी ये भी भुजा, ये भुजा समान, ये भुजा समान और ये पूरी भुजा समान, तो ये तो आधी है ना, आधी, ठीक है, तो इसका अगर OP का आधा कर दोगे तो भी हमें PM मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 1/2 और R लिख दिया। अब क्यों लिख दिया, क्योंकि आप अगर देख सकते हो कि 1/2 और OP का वैल्यू रख दिया, OP यहाँ पे मान लिया है कि हमने R है, तो R रख दिया, यानी R/2 हमको वैल्यू मिल गई किसकी, तो हमें मिल गई PM की वैल्यू, PM की वैल्यू मिल गई R/2। देखो देखो सुन लो, पहले एक ही बात सुन लो, इसका भी वैल्यू निकालना है, यहाँ पर
ठीक है, इसका कर्ड तो निकालोगे ही, क्योंकि हर एक जब एंगल आप लिख रहे होगे साइन थीटा कॉस थीटा साइन तीसंस कॉस तीसंस, तो आपको कर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर इस देखो इस एंगल को देख लो, पूरे इस त्रिभुज को देख लो, तो ये संभाव वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का एंगल है। तो इसमें ही तो आप निकालोगे सभी इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो आप यहाँ पे निकालोगे। तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आर की वैल्यू तो हमको निकालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1/2 अपॉन आर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाई बराबर आर बाई टू, यानी ये जो है ना ये जो है बाई बराबर आर बाई टू लिख दिया है, क्योंकि अगर बाई का वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो आर बाई टू के फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें अब निकाल लीजिए आप किसकी, आर की वैल्यू निकाल लीजिए कि आर की वैल्यू आपकी क्या आएगी। तो आर की वैल्यू आप निकाल लें यहाँ से, या फिर आर की वैल्यू छोड़ दें, यहाँ पे निकल जाएगी वो तो कटी जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू, यानी ये वाली भुजा निकाल लीजिए, ये वाली भुजा निकाल लीजिए। अगर ये भुजा निकाल लेंगे तो तीनों भुजाओं की जरूरत है हमको, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ एम। तो ओ एम आप देख सकते हो, ये ओ एम हो गया आपका बेस वाला। ठीक है, बेस ओ एम हो गया, यानी आधार हो गया आपका ओ एम। तो ओ एम का स्क्वायर देखिए लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ओ एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लंब का स्क्वायर लिखिए, यानी कि आपका पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर बराबर में कर्ड का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर यानी ये ओपी वाला स्क्वायर, यानी ओपी लिख लीजिए या पीओ लिख लीजिए। ठीक है, इसको इस तरीके से स्क्वायर करोगे। पर हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है क्या, ये नीचे वाली, यानी कि हमको ओ एम निकालनी है, ओ एम निकालनी है। तो ओ एम निकालनी, तो ये ओ एम इधर ही रहेगी, ये जो इधर प्लस का हो रहा है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए वही तो इधर जाके पीएम माइनस का कर दिया इसने, तो इस तरीके से आपका माइनस में कर देंगे। तो माइनस में करने के बाद अब इनकी वैल्यू रख दो, क्योंकि यहाँ पर जो ओ एम माना हुआ है वो हमने एक्स माना है, ये पूरा ओ एम कितना माना है, एक्स माना है। यहाँ पे जो ओपी आपको दिख रहा है ओपी आर है आपका, तो आर रख दिया, यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे हमने बाई माना हुआ है तो ये बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना चीज। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो बाई है, बाई की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि बाई हमने निकाल लिया, बाई बराबर आर बाई टू हमने निकाला हुआ है, तो बाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो बाई की वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पे जब बाई की वैल्यू रख दोगे कि आपका आर बाई टू है, आर बाई टू का स्क्वायर करोगे, ये आपका आर स्क्वायर है। जब इसको जैसे आर स्क्वायर माइनस का आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप किस तरीके लिखा जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि दो दूनी चार हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लोग इसके नीचे वन मान लो, वन मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये फोर आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, बट्टे में कितने हो जाएंगे, तो बट्टे में आपके चार हैं ही। अब इनको काट पीट लोगे तो ये तीन आर स्क्वायर बट्टे फोर रह जाएगा, तीन आर स्क्वायर बट्टे कितना रह जाएगा, फोर रह जाएगा, तीन आर स्क्वायर बट्टा फोर। अब इधर यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है एक्स पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, अगर एक्स की वैल्यू निकालो तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप रूट में देख सकते हो गया है, तो रूट में से रूट तीन रह जाएगा और आर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर का पेयर बन जाएगा, आर इंटू आर का पेयर बन जाएगा ना, तो इसमें से आर एक बाहर निकल जाएगा, और ये जो चार है चार का दो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दो का पेयर बनता है जो आपका वर्गमूल होता है उसमें। तो यहां से आपने देखा कि हाँ आपने निकाल ली एक्स की वैल्यू, और यहां से देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई। और यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू हो गई तो और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आर है वो आर, और यहाँ पर आर के रूप में इसे भी लिख सकते हैं। तो इन सबको आर के रूप में, एक्स का भी वैल्यू आर के रूप में आ गया है, तो अब तो निकल जाएगा ना एंगल, सभी आर के रूप में आ गए तो आर आर कटेगा, तो यहाँ पे सभी के एंगल निकल जाएंगे। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालने के साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप ये मान लीजिएगा आपका खत्म का हो गया क्वेश्चन एक तरह से। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे निकालोगे जैसे एंगल, तो ये त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ये त्रिभुज ऊपर वाला जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी आर लिखी हुई है, यहाँ पे आपका बाई लिखा हुआ था, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, √3/2 और आर, ये निकल के आया। तो इसी में आपको अब इनके सभी के मान निकाल देने। जैसे आप साइन तीसंस का निकालोगे तो लंब बट्टे कर्ड होता है, तो लंब में कौन है, बाई है, और बाई की जगह आर बाई टू रख सकते हैं हम, क्योंकि देखो बाई बराबर आर बाई टू निकाला था, निकाला था, तो आर बाई टू रख सकते हो, नीचे कर्ड है, कर्ड मतलब आर है। तो यहाँ देखिए जो बाई लिखा हुआ है ना, बाई की जगह हमने आर बाई टू रखा है, क्योंकि बाई के बराबर हमने आर बाई टू निकाल लिया था। ठीक है ना, तो आर बाई टू हम रख देंगे यहाँ पे, तो आर बाई टू रख दिया, जैसे आर बाई टू बट्टे में आर, इस तरीके से इसके नीचे वन मानोगे, क्योंकि देखो इसके नीचे तो ऑलरेडी है, तो इसके नीचे हमको मानना है। तो पहले का हो गया 4 से मल्टीपल और दूसरे का हो गया पहले से मल्टीपल, मतलब दूसरे का हो गया तीसरे से मल्टीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसे लिखोगे आर इंटू में 1 बट्टे में आर इंटू में 2, तो आर से आर कट जाएगा तो 1/2 रह जाएगा।
तो आपने ये याद करा होगा पहले के जो साइन 30 का मान होता है वो आपका साइन 30 अंश का वो आपका 1/2 होता है, 1/2 होता है, परंतु आपने इसे कभी सिद्ध नहीं करा होगा। आप देख सकते हो, इसको इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट cos 30 अंश का, तो cos 30 का अंश का उलट जाएगा साइन 30 का। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, ये तो होता है कोसेक थीटा। तो अब साइन थीटा बराबर हमने निकाल लिया था, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला हमने, निकाला 1/2 साइन 30 अंश का। तो कोसेक 30 अंश का भी वैल्यू निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 30 अंश रख देना, तो कोसेक 30 का भी निकल जाएगा, उल्टा कर लो या फिर सीधा लिख लो। तो हमने बताया था लाल बट्टे कक्का से, ठीक है, कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पे जो कोसेक होगा वो उल्टा होगा, यानी कर्ड पहले लिया जाएगा, उसके बाद आपका लंब लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कर्ड है वो आपका आर था। जैसे कभी ट्रायंगल आपने कोई ये सिद्ध कराया, पूरा ट्रायंगल, यहाँ पे जैसे बाई था तो बाई की जगह हम r/2 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आर था और यहाँ पर आपका था √3/2 और आर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ड आपका आर हो गया और बट्टे में बाई, बाई रखा तो बाई की जगह हमने r/2 रख दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप सीधा निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका 2, काट पीट लो, 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से cos 30, तो इसको एंगल को याद रखो, cos 30 यानी ये r है, ये r/2 है या बाई कह दो इसको, और ये है √3/2 और r, ठीक। तो यहाँ पे cos 30 यानी आधार बट्टे कर्ड होता है, जैसे आपको लाल बट्टे कक्का समझाया, कक्का, इतने बार लिखो ताकि आपको रट जाए। तो यहाँ पे देखो आधार बट्टे में कर्ड, तो आधार बट्टे कर्ड हो गया, तो आधार इसका क्या है, तो यहाँ पे x था, तो x ना रखना चाहो सीधा मान रख दो, ठीक है। तो मान रख दिया यहाँ पे √3/2 और r, ठीक है, और यहाँ पे r नीचे रख दी कर्ड की, जो कर्ड वाली r दी हुई है। अब इसमें आप काट लो तो r से r कट जाएगा इधर से, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, √3/2, ठीक है, √3/2 आपका हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, इतना तो आप समझ ही सकते हो। अब कोसेक 30, तो कोसेक 30 का भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, ये आप इतना बना के रख लो बस। यहाँ पे आपका बाई था, बाई बराबर r/2 था, यहाँ r था, यहाँ x का वैल्यू था √3/, यहाँ x का वैल्यू कितना आया था √3/2 और ये r आया था, ठीक है। और यहाँ पे y का वैल्यू कितना था, तो y का वैल्यू था r/2। तो अब बस कोसेक 30 सेक 30 होता है आपका क्या, तो यहाँ पे लाल लिखो, ठीक है, बट्टे कक्का लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप कोसेक का लिख रहे हो, सेक का लिख रहे हो, तो सेक यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या आएगा, कर्ड आएगा, क्योंकि ये उल्टा होता है कॉस का। तो आप यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कर्ड और बट्टे में ये हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ड देखिए, कर्ड क्या है इसमें, तो कर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका आ गया आर, कर्ड आर है, और आधार क्या है इसका, तो आधार एक्स का वैल्यू है, जो एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3/2 और आर। बस इसी को रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप रख लीजिए, तो ये r/r हो गया और यहाँ पे √3/2 r, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो r ये हो गया, इसके बाद ये √3/2 है, तो √3 और r लिख सकते हो इसको, और ये जो बट्टे में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से r कट जाएगा, यानी जो आपका मान निकल के आएगा √2/√3, तो ये आपका सेक 30 का निकल जाएगा। तो सेक 30 का वैल्यू, तो इनको याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपका टेबल में लिखा मिलेगा आपको, तो इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, डेरिवेशन नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है, इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके ये पूछे जाएंगे, लिख के देगा, इनके मान निकलवाएगा। तो tan 30 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से आपका ये है ही r है, ये आपका r/2 है, और यहाँ पर जो निकलेगा वो आपका √3/2 और यहाँ पे r। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आपका मान निकल जाएगा, क्योंकि tan 30 होता है लंब बट्टे, यानी लंब ये हो गया r/2 और आधार आपका ये हो गया। तो आप इसे जब लिखोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका मान निकल जाएगा, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप cot 30 का वैल्यू निकाल सकते हो। cot 30 के में आपको क्या करना है, यही करना है, यही आपका ट्रायंगल है, यही आपकी वैल्यूएशन है, r/2 है, ये आपका r है, ये √3/2 और ये r है आपका। तो इनमें आप क्या करोगे, cot 30 यानी ये tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बट्टे आधार, तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो आधार बट्टे लंब यानी आधार कौन सा है, तो आधार है आपका √3/2 और r है आपका, ठीक है, 2 है ये। और इसके बाद जो आपका लंब है, यानी जो आधार ये हो गया, लंब ये r/2 है, तो r/2 इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, √3, इस तरीके से रख लीजिए। तो आज मैंने cos 30 का डेरिवेशन बता दिया आपको, किस तरीके से इसको
इसके रेशियो को आपको सिद्ध करना है, किस तरीके से आप इसके सभी साइन 30 कॉस 30 और आपका टेन 30 सेक 30 इस तरीके को सेक 30 इस तरीके से आप सबके मान निकाल सकते हो। डायरेक्ट याद कर लीजिए इनके मान, या फिर जब अब मैं टेबल आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा किस तरीके से आपको याद करना है। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।